उत्तर प्रदेश के इतिहास, उत्तर प्रदेश का आधुनिक इतिहास और उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को समझने के बाद आज उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगरों को समझने का हम प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत त्रिवेदी विदुर IAS के इस चैनल पर, इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग पढ़ाई लिखाई अच्छे से कर रहे होंगे, आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी और अगर नहीं चल रही है तो उसको पुश देकर और अच्छा करने का लगातार आप प्रयास करते रहिए। उसमें आपको कहीं कठिनाई आती है तो हम आपके साथ हैं, उसमें आपकी सहायता हम करेंगे। मित्रों, मैं आज उत्तर प्रदेश PCS मेंस के जो पेपर 5वां है उसका जो प्रथम टॉपिक है उसमें एक है प्राचीन नगर। उस प्राचीन नगर से क्वेश्चन भी पिछले साल आए हैं। पिछले साल आया है हड़प्पा कालीन प्राचीन नगरों के बारे में बताने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में हड़प्पा काल के जो प्राचीन नगर हैं उन पर बताने के लिए ये प्रश्न आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था। उसमें प्राचीन नगर लिखा है। मैंने एक चीज़ ये भी देखा कई किताबों में, मैं चूंकि आपकी जो पढ़ाने के लिए या खुद पढ़ने के लिए जो सामग्रियाँ मैं भी विभिन्न किताबों से, विभिन्न कोचिंग संस्थाओं के जो नोट्स हैं या जो लोगों इस पर पढ़ाते हैं उन सबको अध्ययन करता हूँ, देखता हूँ। मैंने एक चीज़ देखा कि वो लोग प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सारे नगर को पढ़ने का प्रयास करते हैं, सारे नगर पढ़ाते हैं, हर जिले को पढ़ाते हैं। ऐसे में तो ये बहुत ही वास्ट हो जाएगा और इतना कभी एग्जाम में नहीं आने वाला। एग्जाम में सीधा सीधा लिखा है उसमें प्राचीन नगर, उत्तर प्रदेश के प्राचीन नगर, यही सीधा सीधा सिलेबस में। इसलिए पहली बात तो ये प्राचीन शब्द महत्वपूर्ण है। इसमें आधुनिक नगर नहीं पूछने वाले। आधुनिक नगर जो है उनको पूछ लें, जैसे आधुनिक नगर नोएडा है, अब नोएडा के बारे में नहीं पूछ सकते। या मध्यकालीन नगर जैसे फतेहपुर सीकरी है, जौनपुर है, ठीक है, अलीगढ़ है, ऐसे कुछ जो नगर हैं, फिरोजाबाद है, ये सब प्राचीन नगर नहीं है। इसके पहले भी प्रश्न आए हैं, जब ये 2023 में मेंस में जुड़ा अलग से PCS उत्तर प्रदेश स्पेशल का, उसके पहले भी उत्तर प्रदेश स्पेशल पहले पेपर में, दूसरे पेपर में, तीसरे पेपर में, तीनों पेपर में था। उसके पहले भी 2019 शायद 2019 और 2021 में किसी एक साल में प्रयागराज के सांस्कृतिक महत्व पर, प्रयागराज के महत्व पर प्रश्न आया। तो प्राचीन नगर पर प्रश्न पहले भी आते रहे और इसलिए हमें इस प्राचीन नगरों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि अब हर साल मुझे लगता है कि एक प्रश्न जरूर आ जाएगा। जैसे पिछले साल एक प्रश्न आ चुका है हड़प्पा कालीन नगर को, हड़प्पा कालीन जो उत्तर प्रदेश के पुरा स्थल थे उनको बताने के लिए आ गया है, वैसे ही और नगरों में और नगरों के बारे में आ सकता है। प्राचीन नगर कौन कौन से थे ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ये नहीं जानेंगे तो फिर आप नगरों को इधर उधर पढ़ते रहेंगे। हड़प्पा कालीन एक पूछ लिया, तो हड़प्पा कालीन तो मैं अभी आपको बता दूंगा। हड़प्पा कालीन जो नगर है, जो नगर क्या एक नगर है, छोटे छोटे पुरा स्थल मिले हैं, उसमें वो किस प्रकार के रहे हैं ये जानना भी बहुत मुश्किल काम है। तो जो पुरा स्थल मिले हैं उन पर एक क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए मुझे लगता है कि अभी 1-2 साल तक शायद ना आए इस पर प्रश्न। जो अन्य और नगर हैं वो बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्राचीन नगर कौन कौन से हैं? प्राचीन नगर है बनारस, काशी, प्राचीन नगर है प्रयागराज, प्राचीन नगर है मथुरा या वृंदावन जिसे कहते हैं, प्राचीन नगर है अयोध्या, प्राचीन नगर है कन्नौज। ये सारे जो नगर हैं ये प्राचीन नगर हैं और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन भी आया जाएगा इन्हीं सारे नगरों से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि ये सारे नगर प्राचीन नगर हैं। जैसे श्रावस्ती, कौशाम्बी, ये सब नगरों से क्वेश्चन आ सकते हैं। उन्हीं में से मैं कुछ जो महत्वपूर्ण नगर मुझे लगे जहां से क्वेश्चन आ सकते हैं उन नगरों को मैं लेकर आपके सामने हाजिर हूं और उन नगरों को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं ये सारा लिख देता हूँ आपको, डिक्टो में पढ़ता नहीं हूँ, ये लिख इसलिए देता हूँ कि मेरा आप लेक्चर पढ़िए, उनको मैं केवल समझा दूंगा ऊपर ऊपर, आप इसको पढ़िए, आप अपना रोक रोक के इन सबकी नोट्स बनाना हुआ बना लीजिए। मैं ऊपर ऊपर चीज़ें पढ़ा दूंगा, उसके बाद आप लोग क्या करिए, नोट्स बना लीजिए। इन सारे रोक कर जब आप वीडियो पर देखेंगे तो आप रोक लीजिए, रोक के पूरा अपना नोट से बना लीजिए, लिख लीजिए। तो ये आपका दायित्व है, ये आपका कार्य है, ये आप कर लीजिए। मैं डिक्टो एक इमला नहीं पढ़ाने वाला हूँ, मैं मोटा मोटा चीज़ें केवल बता दूंगा, बड़ी बड़ी चीज़ें जो चीज़ें महत्वपूर्ण उनको बता दूंगा और एक एक चीज़, एक एक शब्द मैं नहीं यहाँ पर बोलने वाला हूँ, इसलिए वो उचित भी नहीं है। वो पढ़ाने से ऐसा करूँगा तो फ्लो खराब होगा और इससे आप समझने वाला पोर्शन खत्म हो जाएगा। अब
सबसे पहले हम लोग हड़प्पा कालीन जो नगर पूछा गया प्रश्न उसको हम देखते हैं, हालांकि वो भी महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि एक बार आ चुका है तो जल्दी नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम लोग देख लेते हैं। हड़प्पा कालीन नगरों में जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर एक ऐसा स्थल है जो हड़प्पा जो सभ्यता थी, हड़प्पा संस्कृति थी, उसका सबसे पूर्वी नगर माना जाता है, पूर्वी पूरा स्थल माना जाता था। और ये मेरठ जिले में स्थित है। यहाँ पर पकी ईंटों का प्रयोग के गड्ढे पर पकी भट्ठे में पकी ईंटों का प्रयोग का मिला है, कपड़े की छाप मिली है, मिट्टी के बर्तन मिले, ये सब चीजें वहां पर मिली हुई है। तो आप इन सब स्थलों को लिखते समय ये लिखिए कहाँ स्थित है और क्या मिला है। बहुत ज्यादा डिटेल में न पूछता है और न जाने की आवश्यकता है और न प्रश्न में आप लिखने की स्थिति में रहेंगे, क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा लिखने की डिमांड नहीं करता, ना डेप्थ जाने की डिमांड करता है, क्योंकि वो सारे हड़प्पा स्थल पूछा है, इसलिए आलमगीरपुर के लिए आप लोग लिखना भी नहीं। बस हाँ, किसी भी स्थल पर जो लिखिए तो उसके सबसे महत्वपूर्ण जरूर चीज जो थी वो जरूर लिख दीजिए। दूसरा हड़प्पा स्थल है बड़ा गांव। ये बाद में आया सब, ये सारा उत्खनन जो हुआ है 1980-90 के बाद हुआ है। बड़ा गांव भी कहाँ है? सहारनपुर जिले में है, और यहाँ गेरू के बर्तन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो बड़ा गांव जो हाल ही फिलहाल में सारे ये उत्खनन हुए हैं, तो इसका नाम भी आप लिख देंगे, नाम लिख देंगे, कहाँ लिख देंगे, क्या प्राप्त हुआ, बस इससे ज्यादा कुछ आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तीसरा हुलास, ये महत्वपूर्ण नगर है, क्वेश्चन में इस पर आया है, प्रीलिम्स में भी आया है और मेंस में तो इसको लिखना ही था। इसमें लगभग ये कह सकते हैं कि यहाँ पे चूल्हे प्राप्त हुए, हस्तनिर्मित और चाट से बने बर्तन प्राप्त हुए, नुकीली चीजें प्राप्त हुई, टेराकोटा की वहां प्राप्त हुई। और इसका जो साल था 2000 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जो लगभग ये कह सकते हैं कि परवर्ती हड़प्पा से जुड़ा हुआ ये नगर है। ठीक है, तो ये इसके बारे में इतना जान लीजिए, इससे ज्यादा जानने की आपको आवश्यकता नहीं है। सनौली, ये 125 कब्रें हैं, खबरें लिख गया है, 125 कब्रें, मुठ वाली तलवार, तांबे की तलवार प्राप्त हुई है। ये भी परवर्ती हड़प्पा संस्कृति स्थल है। देखिए आलमगीरपुर छोड़कर उसके बाद ज्यादातर जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो परवर्ती हड़प्पा के स्थल प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो ये शायद बड़ा गांव हो, सनौली हो, उल्लास हो, ठीक है, ये सब परवर्ती लगभग है। इसकी सनौली की खोज तो अभी 2018 में हुई और उसके पहले से चल रही थी, लेकिन 2018 मुख्य रूप से हुई। मांडी एक जगह है, मुजफ्फरनगर में है, इसको जो है यहाँ पर सोने के मनके मिले हैं, सोने के मनके और बर्तन प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये भी परवर्ती सभ्यता, सिंधु सभ्यता संबंधित था, इसकी भी खुदाई 2000 के आसपास हुई। तो ये जितने स्थल हैं, मांडी, उल्लास, बड़ा गांव, सनौली और आलमगीरपुर, ये 5 स्थल आप लोग नाम लिख देंगे, कहाँ मिला इतना लिख देंगे, इतना पर्याप्त है, इससे ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और मुझे नहीं लगता कभी भी प्रश्न आलमगीरपुर अकेले या जो है मांडी अकेले पर आए, कभी नहीं आएगा। इतना डेप्थ में क्वेश्चन हिस्ट्री के जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं भले वहाँ पर आ जाए, यहाँ पर नहीं आने वाला। ठीक है, अब देखिए इसके बाद में आपको जो बाद के नगर हैं, जो वैदिक काल के नगर हैं या उसके उत्तर वैदिक काल के नगर हैं, महाजनपद काल के जो प्रमुख नगर रहे हैं या गुप्त काल तक, हर्ष काल तक जो प्रमुख नगर रहे हैं, उनमें जो महत्वपूर्ण रहे 6, 7, 8, उनको मैं लेकर आया हूँ। इन नगरों को देखिए पढ़ते हुए करना क्या है हम लोगों को, जो मैं पढ़ाऊंगा उसमें ये है कि ये नगर कहाँ स्थित है, कब से हैं और इनका ये किस लिए जाने जाते हैं, क्या महत्व है। ठीक है, ये आपको समझना बड़ा जरूरी है। इसके बाद ये भी समझना होगा कि यहाँ पर क्या महत्वपूर्ण चीजें, और ये सारे स्थल जो पढ़ेंगे हम लोग ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल रहे हैं, तो यहाँ पर आर्थिक गतिविधियों में पर्यटन एक महत्वपूर्ण रहेगा। तो कोई भी आए, किसी भी नगर का आए, पर्यटन एक महत्वपूर्ण गतिविधि मान लिया जाएगा। ये सारे नगर किसी न किसी देवता संबंधित रहे हैं, किसी न किसी महापुरुष संबंधित रहे हैं, किसी न किसी महत्वपूर्ण चीजों संबंधित रहे हैं, तो उनके संबंध में मंदिर हैं या फिर स्तूप हैं, ये सब चीजें हैं, तो इसलिए भी पर्यटन महत्वपूर्ण गतिविधि हो जाती है। फिर तीसरी चीज है कि आज वहां पर आर्थिक गतिविधियां क्या चल रही है। जैसे वाराणसी रेशमी वस्त्र के लिए फेमस है, कन्नौज इत्रों के लिए फेमस है। ठीक है, तो ये सब चीजों को हमें एक तरह से समझना है कि ये क्या क्या है, और इसको अब मैं लिखा तो पर्याप्त हूँ, आप चाहे तो नोट्स बना लेंगे उसमें, लेकिन मोटा मोटा चीजें आप समझिए, और इतना लिखने की भी मेहनत हो सकता नहीं, इससे कम भी लिख लेंगे तो भी चल जाएगा। और इसको ऐसा चीजें ये समझिए कि आपके जो संरचना होगी, उत्तर लिखने की संरचना होगी, वो ये होगी कि कहाँ पर हैं, स्थित कहाँ पर हैं, ये प्राचीन काल में किस लिए जाने जाते थे, आज वहाँ क्या आर्थिक गतिविधि हो रही है, वहाँ कौन महापुरुष या ईश्वर से संबंधित रहे हैं, उसकी प्राचीनता क्या थी, उसकी महत्व, प्राचीन में महत्व क्या था, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। फिर उसके बाद आज
किस लिए वो जाना जाता है, या आज क्यों महत्वपूर्ण है, ये भी लिखना है। ठीक है, तो इतना चीज़ें आप जो समझ लीजिए। जैसे आप पहला समझिए वाराणसी, वाराणसी जैसे काशी भी कहा जाता है, बनारस भी कहा जाता है, इनको इसे भोले की नगरी कहा जाता है, शिव की नगरी कहा जाता है। ये भारत में, पूरे भारत में लगातार बसा हुआ सबसे पुराना शहर माना जाता है। इसको प्राचीनता और आधुनिकता के एक तरह से दोनों की विरासत, यहाँ प्राचीनता भी है यहाँ पर और आधुनिकता भी है, दोनों चीज़ें यहाँ पर आपको दिखती हैं। ये वैदिक काल से बना हुआ है, यानी कि लगभग 3000 सालों से ये बना हुआ है। ठीक है, और आज किस लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है? आज रेशम उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पर और क्या चीज़ महत्वपूर्ण है? काशी विश्वनाथ मंदिर है, यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है, चौखंडी और धमेश स्तूप है, सारनाथ यहाँ पर स्थित है। और आज के लिए और देखा जाए तो एससीओ में जो सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी बनाई गई, वो काशी को बनाई गई, वाराणसी को बनाई गई। तो ये इसको डाल भी सकते हैं, अगर आप अपने उत्तर को इन्हांस करना चाहते हैं, थोड़ा सा करंट से जोड़ के डाल देंगे तो आपको उत्तर ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अब भौगोलिक महत्व में कुछ इतना सारा लिखा है, इतना लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि ये गंगा नदी तट पर स्थित है और आसपास जो क्षेत्र है कृषि प्रधान क्षेत्र, चूंकि ये मैदानी पूरा इलाका है तो कृषि प्रधान क्षेत्र है और मुख्य गतिविधि कृषि है, और इसलिए इसका महत्व हो जाता है। ठीक है, और आर्थिक महत्व में क्या होगा? आर्थिक महत्व में ये है कि यहाँ पर लगातार अन्य शहर आसपास हैं, उससे जुड़ा हुआ है, तो यहाँ व्यापार, वाणिज्य, पर्यटन हर तरह का यहाँ पर केंद्र है। अगर आपको पटना है तो भी वाराणसी जुड़ा हुआ है, इलाहाबाद जुड़ा हुआ है, इधर लखनऊ जुड़ा है, गोरखपुर, तो इस सारे एक तरह से कह सकते हैं कि ये पूरा कनेक्टेड है हर जगह से। कहीं आपको बिहार जाना हो, बंगाल जाना हो, तो आप इसी से होकर जाएंगे। इसलिए ये पर्यटन का, ये व्यापार का भी एक बड़ा केंद्र बन जाता है, वाणिज्य का एक केंद्र बन जाता है। और यहाँ पर वस्त्र का उत्पादन, रेशम साड़ियों का उत्पादन बड़े स्तर पर होता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हस्तशिल्प, लकड़ी के खिलौने, पीतल के बर्तन, पत्थर की नक्काशी भी यहाँ पर होती है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर आर्थिक गतिविधि सबसे बड़ी क्या है? पर्यटन है। इस समय तो सबसे ज्यादा पर्यटन की स्थिति इस समय तो पर्यटन के अगर आधार पर देखा जाए तो आज काशी उत्तर भारत में सबसे बड़ा शहर हो गया है, सबसे ज्यादा पर्यटक यहीं पर आते हैं। और पर्यटक आए भी क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों के लिए महत्वपूर्ण स्थल है। जैसे हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा महत्वपूर्ण स्थल है कि यहाँ पर काशी विश्वनाथ है, बौद्धियों के लिए सारनाथ है, ठीक है, जैन में यहाँ पर जैन जो है तीर्थंकर का भी जन्म हुआ है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। यहाँ 80 से ज़्यादा घाट हैं, यहाँ गंगा आरती होती है, जिसमें नहीं लिखा गंगा आरती होती है, उसलिए ये लोग यहाँ पर आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सारा चीज़ें महत्वपूर्ण हो जाती हैं। तो ये आप इतना चीज़ें केवल जान लीजिए काशी के बारे में, कोई प्रश्न आए सारी चीज़ें आप लिख लीजिए। ठीक है, अब अगला शहर है अयोध्या। अयोध्या भी प्राचीन शहर है। अयोध्या को जो साकेत के नाम से जाना जाता था, ये एक महत्वपूर्ण मोक्षदायिनी सप्तपुरी माने जाते हैं हिंदू धर्म में, उसमें ये एक है। और ये भी प्राचीन शहरों में है, जैसे कि बनारस है। ठीक है, इसकी जो अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र में, सॉरी, इसमें देखा जाए तो हिंदू महाकाव्य रामायण है, उसकी पूरी पृष्ठभूमि अयोध्या से है। रामचंद्र जी अयोध्या से थे, उनका पूरा जो राज्य था, राज्य की राजधानी थी, वो अयोध्या थी। ठीक है, इसलिए ये अयोध्या का वर्णन वेदों में भी है। ठीक है, अथर्ववेद में अयोध्या का वर्णन है। अथर्ववेद में जो है, इसमें देवताओं द्वारा निर्मित स्वर्ग के समान समृद्ध कहा गया है। अथर्ववेद में इसको देवताओं द्वारा निर्मित स्वर्ग के समान समृद्ध कहा गया। ये कोसल राज्य थे। कोसल राज्य जो 16 महाजनपदों में एक जनपद था, उसकी राजधानी ये अयोध्या थी, इसलिए इसका बड़ा महत्व हो जाता है। ये भी मैदानी इलाके में स्थित है। यहाँ पर भी क्या है कि बहुत सारे उपजाऊ मैदान आसपास है वहाँ से, तो यहाँ पर इसीलिए जहाँ देखिए उपजाऊ मैदान होगा, नदियाँ होंगी, सरयू नदी पर स्थित है तो नदियाँ होंगी, तो वहाँ पर एक अच्छी सांस्कृतिक विरासत स्थापित होने की संभावना रहती है, इसलिए ये सब नगर बड़े महत्वपूर्ण रहे हैं। ईसाई नगर एक जान लीजिए, प्राचीन नगरों की एक खास बात है, सब नदियों किनारे रहे हैं, सब ऐसे स्थान पर रहे हैं जहां पर कृषि हो सकती हो। ठीक है, ऐसे स्थान पर रहे हैं जहां पर आदमी अपनी आजीविका के लिए विभिन्न काम कर सकता हो, तो इसलिए ये सब नगर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। घाघरा नदी, जिसे सरयू नदी से घाघरा नदी के नाम से भी जाना जाता है, इसी शहर में बहती है। और यहाँ पर अगर और चीज देखा जाए तो ये भी एक महत्वपूर्ण स्थल पहले था, पर्यटन स्थल तो है ही है, लेकिन एक कनेक्टिविटी यहाँ से भी बड़ी अच्छी है। लखनऊ अपने पास पड़ता है, बनारस से भी पास पड़ता है, प्रयागराज से भी पास पड़ता है, तो यहाँ पर भी जो है कनेक्टिविटी होने के कारण यहाँ पर भी व्यापार वाणिज्य की स्थिति पहले भी अच्छी थी और आज भी ठीक ठाक स्थिति थी।
तो ये सब चीज़ें आपको लिखना है। अब यहाँ पर इसमें सर लिखना भूल गया, यहाँ पर राम जन्मभूमि के पर मंदिर बन गया है, राम जन्मभूमि का मंदिर। उसके बाद भी इसके पहले भी तमाम मंदिर, जैसे विशेष रूप से वहाँ पर जो हनुमानगढ़ी मंदिर है, उस उन सब कारणों से यहाँ पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। तो पर्यटन के कारण ये एक महत्वपूर्ण स्थल हो जाता है और आर्थिक गतिविधियां पर्यटन से बहुत तेजी से बढ़ती हैं और इस वजह से ये पर्यटन का स्थल और आर्थिक केंद्र भी बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पर राम से जुड़े तो है ही हैं, इसके अलावा जैनों से जुड़ा भी 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों का जन्म इसी अयोध्या में हुआ था। तो जैनों से भी जुड़ा हुआ भी यहाँ पर महत्वपूर्ण स्थल ये है। तो हिंदू हैं, जैन हैं और बौद्ध धर्म से भी थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ है, तो इस वजह से ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। इस्लाम में मस्जिद बनी थी, खैर अभी वैसी चीज़ें नहीं है, अब तो वो हट गई है, लेकिन फिर भी कम से कम हिंदू, बौद्ध, जैन का जो है महत्वपूर्ण स्थल यहाँ पर है। तो इस वजह से ये पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है। आज के समय देखा जाए तो कोई बड़ी इंडस्ट्री सच तो अयोध्या में नहीं है, लेकिन ये है कि वहाँ पर कुटीर उद्योग, काफ़ी हस्तशिल्प उद्योग अभी हैं और वो लगातार आर्थिक समृद्धि का कारण बने हुए हैं अयोध्या में। अगला देखा जाए तो मथुरा वृंदावन। ये मथुरा वृंदावन जैसे अयोध्या रामचंद्र जी की जन्मस्थली है, वैसे मथुरा वृंदावन भगवान कृष्ण की जन्मस्थली है और यह सबसे प्राचीन नगर में है। जैसे वाराणसी अयोध्या वैसे ही वृंदावन मथुरा ये भी प्राचीन नगर है। ये भी 7 तीर्थ महत्वपूर्ण तीर्थ मोक्षदायिनी स्थलों में से एक है हिंदुओं के। तो यहाँ पर तो पूरा एक मथुरा वृंदावन दोनों अलग अलग हैं खैर, लेकिन ये पूरा एक स्थल माना जाता है। मथुरा वृंदावन में पूरा एक जो आसपास का स्थल है वो पूरा एक पर्यटन स्थल बन जाता है, तो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर तमाम मंदिर हैं और इन सब मंदिरों को दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक हर साल वहाँ जाते हैं। तो इन मंदिरों के कारण एक सांस्कृतिक महत्व का स्थल ये हो जाता है, पर्यटन का स्थल भी हो जाता है। यहाँ पर इस्कॉन मंदिर भी, इस्कॉन मंदिर जो इस्कॉन संस्था द्वारा बनाया जाता है उस वजह से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये कहीं ना कहीं व्यापार और वाणिज्य का भी प्रमुख स्थान बन जाता है, विभिन्न व्यापारों को भी आकर्षित करता है। और मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो इसके आसपास जो है वो दुग्ध व्यापार बड़ी मात्रा में बन पा। इसके साथ ही साथ हस्तशिल्प और कलाकृतियां का जो है जो हस्तशिल्प और कलाकृतियों का जो उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, लकड़ी की मूर्तियां बनाना, धातुओं की कलाकृतियां बनाना, पेंटिंग बनाना, वस्त्र बनाना, जैसी विभिन्न वस्तुएं बनाते और बेचते हैं, तो इसका भी एक केंद्र है। ठीक है, और डेयरी उद्योग जैसे मैंने आपको बताया, डेयरी उद्योग के लिए एक बड़ा स्थल है। यहाँ आसपास बड़ी मात्रा में डेयरी उद्योग का या दूध संग्रहण केंद्र और प्रसंस्करण इकाइयाँ बड़ी मात्रा में स्थित हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्याप्त मात्रा में यहाँ श्रद्धालु आते हैं, पर्यटक आते हैं, उनके लिए विभिन्न प्रकार परिवहन, आवास, रेस्तरां सब व्यवस्था करने के कारण पर्यटन उद्योग बड़े स्तर पर यहाँ पर है। यहाँ पर देखा जाए तो मुख्य रूप से कृष्ण जन्मभूमि मंदिर महत्वपूर्ण है और अष्टमी के समय तो ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े स्तर पर मेला लगता है, लगातार झांकियाँ लगती हैं और जिसको देखने बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं। तो एक चीज़ जान लीजिए, नगरों को लिखते समय उनकी विशिष्टता लिखिए। जैसे अब मथुरा लिख रहे हैं तो राम जो है कृष्ण जी का जो जन्मस्थल है वहाँ उसके जो मंदिर हैं उनसे ये लिखिए, और सारे चीज़ें पर्यटन के लिए महत्वपूर्ण है, सारे स्थल महत्वपूर्ण तो उनको लिखिए। और वो जो आज जिसके लिए महत्वपूर्ण, जैसे हस्तशिल्प उद्योग, डेयरी उद्योग, तो उसको लिखिए। 3 चीज़ें महत्वपूर्ण है नगरों में लिखते समय। अगला कन्नौज है। कन्नौज का मूल नाम कान्यकुब्ज था। ये भी प्राचीन शहरों में एक है। ये इसका ही प्राचीनता तो कांस्य काल तक जाती है। ठीक है, और इसमें फाहियान भी आए थे। यहाँ पर कन्नौज को इत्र की नगरी भी कहा जाता है। दुनिया में कन्नौज जो है वो इत्र, भारत की इत्र राजधानी के रूप से फेमस है, तो यहाँ इत्र का बड़ा उद्योग है। फाहियान यहाँ पर 399 से 414 के बीच आए थे और यहाँ रहे। इसके अलावा विभिन्न राज्यों की राजधानी भी रही है। प्राचीन और मध्यकाल के प्रमुख राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र ये रहा है। पांचाल राज्य जो था 16 राज्यों में, उसकी राजधानी कन्नौज थी। और इसके अलावा गुप्त, प्रतिहार, पाल सहित कई वंशों का उत्थान पतन इसने देखा। आपको याद हो तो त्रिपक्षीय संघर्ष का मुख्य केंद्र भी कन्नौज ही था। कन्नौज पर दावा करने के लिए पाल, गुर्जर, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों में काफी समय तक जो है संघर्ष चलता रहा। ठीक है, और इसके बाद हर्ष की राजधानी भी कन्नौज थी। उसके पहले क्या, त्रिकोणीय संघर्ष के पहले हर्ष थे। हर्ष की राजधानी भी कन्नौज थी और इस वजह से यहाँ पर बड़ी संख्या में मंदिर बने हुए हैं, पर्यटन स्थल बने हुए हैं और यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। उसमें जैसे 64 योगिनी मंदिर, कालेश्वर महादेव मंदिर, गौरी शंकर मंदिर आदि बहुत महत्वपूर्ण मंदिर हैं। फिर इस
साथ ही साथ जो आज के लिए आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण है वो है वो इत्र उद्योग। इत्र उद्योग यहाँ प्राकृतिक इत्र के लिए ये शहर महत्वपूर्ण है, फेमस है। भारत की इत्र राजधानी के रूप में ये जाना जाता है। तो ये इत्र उद्योग के लिए भी महत्वपूर्ण है, फेमस है। और ये सब वजह से पर्यटन है, इत्र उद्योग है, इन सब वजह से यहाँ बड़ी मात्रा में रोजगार उत्पन्न होता है, बड़ी मात्रा में यहाँ पर आर्थिक गतिविधियाँ चलती हैं। ठीक है, तो इसलिए ये नगर प्राचीन काल में भी महत्वपूर्ण था और आज भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक नगर है श्रावस्ती। श्रावस्ती आज तो देखा जाए तो ये अगर हम लोग जब पढ़ते हैं जनगणना में तो सबसे सबसे कम जो है, सबसे बुरा अगर किसी के पास रिकॉर्ड है तो श्रावस्ती के पास है। ठीक है, तो आज स्थिति है, लेकिन प्राचीन काल में ये एक भव्य नगर था। ठीक है, सबसे ज्यादा अशिक्षित लोग, सबसे ज्यादा पुरुष अशिक्षित, सबसे ज्यादा महिला अशिक्षित, सब श्रावस्ती से ही है, इसीलिए आप पढ़ते हैं आज लोग। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। प्राचीन काल में एक महत्वपूर्ण स्थल था, महत्वपूर्ण नगर था, और इसमें ये इतना महत्वपूर्ण था कि कोसल साम्राज्य की राजधानी थी। ठीक है, कोसल साम्राज्य बड़ा साम्राज्य था, उसकी राजधानी ये थी। महात्मा बुद्ध वर्षा ऋतु में यही बिताया करते थे, सबसे ज्यादा उपदेश भी उन्होंने यही दिया था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण रहा होगा उस समय, तब ना महात्मा बुद्ध जैसे लोग रुकते थे उस समय, इतना वर्षा ऋतु यही बिताते, इसका मतलब काफी अच्छा नगर रहा होगा, बहुत समृद्धशाली नगर रहा होगा। आज के दृष्टि से देखा जाए तो ये जो है पर्यटन स्थल है, और ये मुख्य रूप से बौद्धों जो श्रद्धालु हैं उनके लिए महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है, और लगातार वो लोग यहाँ पर आते रहते हैं। ये भी राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पर जैसे बौद्ध धर्म से संबंधित जेतवन मठ है, यहाँ पर ही है। ठीक है, और प्राचीन बौद्ध स्थल अवशेष भी बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर, जिसको देखने तीर्थयात्री यहाँ पर आते हैं। ठीक है, अनाथ पिंडिका स्तूप भी यहीं पर है। ठीक है, तो ये सारी चीज होने के कारण आज बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि आधुनिक काल में ये किसी विशेष गतिविधि, आर्थिक गतिविधि के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, और आज इतना कनेक्टिविटी भी इस पर यहाँ नहीं है, लेकिन प्राचीन काल में इसमें बड़ी महत्वपूर्ण, मुख्य रूप से यह स्थान बौद्ध धर्म के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो प्रश्न अगर आए तो सारी चीजें जो है, जेतवन स्तूप है, अनाथ पिंड का स्तूप है, जो या बौद्ध स्थल है, इन सब का वर्णन करिए आप। महात्मा बुद्ध ने यहाँ पर बिताया अपना काल, अपनी वर्षा ऋतु में बिताई, उसका बात करिए आप। तो ये सारी चीजें जो है आपको दिखती हैं। आप जो चीजें, और अगर आपको लिखना हो तो ये सब चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो है पूरा लिख सकते हैं, यहाँ से आप, यहाँ से करते हुए आप लिख सकते हैं, और लिख के आप इसको एग्जाम में लिख सकते हैं। और यहाँ पर कोई आधुनिक काल में तो ये सबसे कह सकते हैं सबसे स्थिति इसकी खराब है, इसलिए आधुनिक काल में कोई विशेष उद्योग यहाँ पर नहीं। अगला नगर प्रयागराज है। प्रयागराज एक उत्तर भारत का बड़े शहर है। ये एक संगम नगरी है, यहाँ गंगा यमुना और पौराणिक सरस्वती का संगम माना जाता है। हालांकि सरस्वती आज नहीं दिखती है, लेकिन माना जाता है कि सरस्वती नदी यहाँ पर पहले थी। ठीक है, अब आर्यों की बस्तियां यहाँ पर बसी, तो इसका नाम प्रयाग रखा गया था। बीच में अकबर ने इसका नाम इलाहाबाद रख दिया था 1574 75 ईस्वी में। उसके बाद फिर से पिछले 2-4-5 साल पहले फिर से इसका नाम प्रयागराज कर दिया गया। तो बीच में इसका नाम इलाहाबाद था, पहले प्रयाग था, अब प्रयागराज है। अगर देखा जाए तो ये बेलन घाटी यहीं पर स्थित है, इसी जिले में है। कोल्डीहुआ जो चावल का सबसे पुराना साक्ष्य यहीं पर मिलता है। मिर्जा सोनभद्र, यहाँ पर नवपाषाण कालीन उपकरण दिया, लेकिन ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसको मैं डाल दिया था, लेकिन इसको लिख लीजिएगा। महत्वपूर्ण क्या, सोम, वरुण और प्रजापति, ये तीनों का जन्म स्थल यहाँ। ठीक है, क्योंकि इस पर प्रश्न प्रयागराज पर आ चुका है। प्रश्न क्या आया है, प्रयागराज का सांस्कृतिक महत्व। तो ये सब आपको लिखना है कि सोम, वरुण और प्रजापति का तीनों का जन्म यहाँ पर हुआ है। और पौराणिक कई पौराणिक व्यक्तित्व जैसे ऋषि भारद्वाज, ऋषि दुर्वासा, ऋषि पन्नास, तीनों के यहाँ पर आश्रम भी है। भरद्वाज आश्रम है इलाहाबाद शहर में, ये दुर्वासा शहर के बाहर थोड़ा सा है, ऋषि पन्नास का भी बाहर है। तो ये यहाँ आश्रम है, यहाँ इन लोगों का स्थल रहा है। तो ये सोम वरुण प्रजापति का जन्म स्थल रहा है, भरद्वाज दुर्वासा ऋषि और पन्नास ऋषि का भी स्थल रहा है, इसके लिए जाना जाता था। आंदोलन में भी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। आनंद भवन उसका केंद्र था, जो आनंद भवन जो कि मोतीलाल नेहरू और बाद में जवाहरलाल नेहरू का जो है आवास था।
ये ऐसा शहर है जो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री दिया, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, वीपी सिंह, यानी कि 1 2 3 4 5 5 प्रधानमंत्री दिए। और चंद्रशेखर आज़ाद जो भी यहाँ चंद्रशेखर आज़ाद प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह भी यहीं से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़े थे। तो कहा जाए तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से 6 प्रधानमंत्री इन्होंने दिए, इस शहर ने दिए। हालांकि इस चीज को वर्णन करना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आप दुर्वासा ऋषि, भरद्वाज ऋषि और पन्नास ऋषि का वर्णन करिए, ठीक है, सांस्कृतिक महत्व का है। यहाँ ये पुराणों में, महाभारत में, रामायण में, सब में इसका उल्लेख मिलता है और इसलिए इसका अर्थ ये है कि ये बड़ा महत्वपूर्ण स्थल तब भी ये रहा होगा। और इसमें ये पृथ्वी यानी प्रयाग को, पृथ्वी पर एक भूमि प्रयाग को चुना उन्होंने तीर्थ राजा और राजा बिरा। ये माना ये जाता है कि त्रिमूर्ति के रचयिता भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में प्राकृतिक यज्ञ करने के लिए, ठीक है, प्राकृतिक यज्ञ करने के लिए पृथ्वी पर एक भूमि यानी प्रयाग को चुना। सोचिए इतना ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसलिए तीर्थों का राजा भी इसे कहा जाता है, तीर्थ राज प्रयाग कहा जाता है। पद्म पुराण में कहा गया है जैसे चंद्रमा के मध्य सूर्य और तारों के मध्य चंद्रमा है, वैसे ही सभी तीर्थों के में प्रयाग श्रेष्ठ है। ये सब इसके श्रेष्ठता को दिखाते हैं, इसके महत्व को दिखाते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है कि प्रयाग में स्नान जो करता है वो मास जो गंगा माघ मास में यहाँ पर एक महीना मेला लगता है, यहाँ पर एक तरह से सब लोग रहते हैं, वो करोड़ों अश्वमेध यज्ञों के फल के बराबर फल देता है। यहाँ पर हर साल एक महीना लोग आकर रहते हैं, एक नया शहर यहाँ अलग से गंगा के किनारे बस जाता है। और यहाँ पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, हर 6 साल में कुंभ आता है, 12 साल में महाकुंभ आता है। तो ये कुंभ मेला के लिए भी ये प्रसिद्ध है। 2019 में कुंभ मेला में लगभग 25 करोड़ लोग आए, ठीक है। तो ये इस 25 करोड़ बहुत होता है, दुनिया में किसी भी स्थल पर शायद ही इतने लोग जाते हो इतने कम समय में। इसलिए ये प्रयागराज बड़ा ही महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्र हो जाता है, विशेष रूप से हिंदुओं के लिए, ठीक है। यहाँ पर कहा भी गया है, कहा जाता है प्रयाग में प्रवेश करने से सारे पाप धुल जाते हैं, ठीक है। तो प्रयाग ऐसा स्थान है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। और आज के समय देखा जाए तो ये प्रशासनिक और न्यायिक राजधानी प्रयागराज तो उत्तर प्रदेश की राजधानी भी रहा है। आज भी उच्च न्यायालय प्रयागराज में ही है, बहुत सारे सरकारी कार्यालय भी प्रयागराज में है, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर मोतीलाल नेहरू संस्थान है, सूचना IIIT है, ये सब चीज़ें हैं जो यहाँ पर हैं। और आज भी पढ़ाई लिखाई का सबसे बड़ा केंद्र भी इलाहाबाद बना हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपको इलाहाबाद के बारे में समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो देखिए ये सब शहरों के बारे में आप पहले से भी जानते रहे होंगे, कोई एक बहुत नई चीज़ मैंने नहीं बताई, हो सकता है कोई एक आध तथ्य आपको बता दिया हो। बस मैंने ये बताया कि सबको ऐसे ऑर्गेनाइज कर लीजिए। बस कोई भी शहर के बारे में आए, शहर की प्राचीनता क्या है, प्राचीन काल में उसकी विशिष्टता क्या रही है, आज क्या विशिष्टता है, वो वहाँ से कौन कौन सी पर्सनालिटीज संबंध रखती हैं, वहाँ कौन कौन से ईश्वर संबंध रखते हैं, वहाँ कौन कौन से महत्वपूर्ण स्थल हैं, कौन से मंदिर हैं, स्तूप हैं या कुछ भी हैं, वो सब चीज़ें महत्वपूर्ण है। इतना आप चीज़ ध्यान रखेंगे आपका प्रश्न हो जाएगा, ठीक है। आओ बहुत ज़्यादा आपको इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। अगर पूरी तरह पूरा महत्व आए तो आज के समय वो किस लिए महत्वपूर्ण है इसको भी लिख दीजिए। कन्ना हो जाएगा तो इस प्रकार लिखिए, बनारस आएगा तो रेशम की चीज़ें लिखिए, मथुरा आएगा तो वहाँ पर भी जो हस्तशिल्प उद्योग और जो है आपका डेयरी उद्योग लिखिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखनी हैं और इतना लिख देंगे तो आपका पूरा पूरा प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। तो